उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक प्रमुख प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट पीईटी या पीईटीई, सामान्य उपयोग जल की बोतलें, शीतल पेय की बोतलें, खाद्य पैकिंग, पुनर्चक्रण क्षमता फाइबर कंटेनर में आसानी से पुनर्चक्रित उच्च घनत्व वाली पॉलीइथिलीन एचडीपीई, दूध के जग, डिटर्जेंट की बोतलें, किराने की थैलियाँ, पुनर्चक्रण क्षमता पाइप प्लास्टिक लंबर में पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, सामान्य उपयोग पाइप, विनाइल फ्लोरिंग, खिलौने, शावर के पर्दे, पुनर्चक्रण क्षमता विषैले यौगिकों के कारण शायद ही कहीं पुनर्चक्रित होता है। निम्न घनत्व वाले पॉलीइथाइलीन एलडीपीई, सामान्य उपयोग में प्लास्टिक की थैलियों, सिकुड़ने वाले आवरण, स्क्यूजेबल पुनर्चक्रण क्षमता पुनर्चक्रण करना मुश्किल है, लाइनर, टाइल आदि में उपयोग, पॉलीप्रोपाइलीन पीपी उपयोग, दही कंटेनर, बोतल के ढक्कन, स्ट्रॉ, दवा की बोतलें, पुनर्चक्रण क्षमता में ट्रे, टेबल, लाइट पुनर्चक्रित किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन पीएस उपयोग, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, खाद्य ट्रे, अंडे के डिब्बे, पुनर्चक्रण क्षमता पुनर्चक्रण करना कठिन है, इंसुलेशन पैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव, स्वास्थ्य और जलवायु पर प्रभाव, स्वास्थ्य और जीवन पर प्रभाव, कैंसरकारी रसायन, विकासात्मक, प्रजनन संबंधी, तंत्रिका संबंधी और प्रतिरक्षा संबंधी विकार पैदा कर सकते हैं। इन्हें अंतःस्रावी विघटनकारी भी माना जाता है, जिससे वजन बढ़ता है, इंसुलिन प्रतिरोध होता है और प्रजनन स्वास्थ्य में कमी आती है। माइक्रोप्लास्टिक ये महीन कण पीने के जल, रक्त और धमनियों में जमा प्लांक में पाए जा सकते हैं, जिससे हृदयाघात एवं स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्लास्टिक दहन, इससे वायु में विषाक्त पदार्थ निकलते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, प्लास्टिक उत्पादक से होने वाले प्राथमिक उत्सर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेनॉल, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन डाइऑक्साइड और फ्यूरॉन तथा अन्य VOC शामिल है। प्लास्टिक खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों में रिसने वाले रसायनों के कारण खाद्य पदार्थों को दूषित करता है, जैसे पॉलीकार्बोनेट बिस्फेनॉल A को निछालित करता है और पॉलीस्टीरीन को निछालित करता है। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की स्थिति। भारत विश्व में सबसे बड़ी प्लास्टिक अपशिष्ट उत्प्रेरकों में शामिल है, जहां वार्षिक प्लास्टिक उत्सर्जन कई मिलियन टन के स्तर पर है। अन्य प्रमुख योगदानकर्ता देशों में चीन, USA, इंडोनेशिया और नाइजीरिया शामिल है। प्लास्टिक अपशिष्ट पर अंकुश लगाने के उपाय में वर्तमान समय में भारत अपनी प्लास्टिक कचरे का केवल 60% ही एकत्रित करता है। शेष 40% पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2011 को प्रतिस्थापित कर दिया है तथा इसके नियमों को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया है, जो पहले केवल नगरपालिका क्षेत्र तक ही लागू थे। प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 से बढ़ाकर 50
माइक्रोन कर दी गई है। प्लास्टिक शीट के लिए न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन निर्धारित की गई है। विस्तारित उत्पादक की जिम्मेदारी ERP अपशिष्ट प्रबंधन और संग्रहण प्रणाली में उत्पादकों, जनरेटरों, ब्रांड मालिकों पर हिस्से जिम्मेदारी डाली गई है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए प्लास्टिक कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग के उत्पादकों, आयातकों और इन्हें बेचने वाले विक्रेताओं के पूर्व पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रह आदि प्रावधान किए गए हैं। जिम्मेदार संस्थान में स्थानीय निकायों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, संचालन एवं समन्वय तथा संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। खुदरा विक्रेता या फुटपाथ विक्रेता प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग में वस्तुओं की बिक्री या आपूर्ति नहीं करेंगे, अन्यथा इन्हें जुर्माना देना होगा। प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल और अपशिष्ट से ऊर्जा में प्लास्टिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा तथा गैर पुनर्चक्रणीय बहुस्तरीय प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। 2018 में संशोधन केवल गैर पुनर्चक्रणीय या गैर ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य या बिना किसी वैकल्पिक उपयोग वाले MLP को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जुलाई 2022 में चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक निम्न उपयोगिता और अधिक कूड़ा फैलाने की क्षमता वाली वस्तुओं पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एकल उपयोग प्लास्टिक की CPCB सूची ईयरबड्स, गुब्बारे, कैंडी और आइसक्रीम में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक पैकेजिंग या रैपिंग फिल्में, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन, थर्माकोल, 100 माइक्रोन से कम वाले PVC बैनर और प्लास्टिक स्टरर्स। प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 50 से बढ़ाकर 75 माइक्रोन 2021 में और 120 माइक्रोन 2022 में की गई। EPR के लिए दिशा निर्देश को कानूनी बल दिया गया। प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट प्रबंधित नहीं को 2016 के नियमों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के माध्यम से एकत्रित और प्रबंधित किया जाएगा। प्लास्टिक के विकल्प में कांच, खोई, गन्ने या चुकंदर के गूदे से बने बायोप्लास्टिक, प्राकृतिक वस्त्र, खाद्य, समुद्री शैवाल मिश्रित एथिलीन, विनाइल एसीटेट, कंपोस्टेड स्टेबल प्लास्टिक आदि हो सकते हैं। सड़क विनिर्माण हेतु प्लास्टिक कचरे का उपयोग पॉलीब्लेड, पुनर्नवीनीकृत एवं संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट का एक महीन पाउडर है जिसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसे सड़क बनाने हेतु इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन के साथ मिलाया जा सकता है। यह बिटुमेन के जल विकर्षक गुणों को बढ़ाता है और सड़क के जीवन को 3 गुना बढ़ाने में मदद करता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक आर्थिक मॉडल है जो कम करने, पुनः उपयोग करने, पुनः चक्रित करने, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को बढ़ावा देकर अपशिष्ट को न्यूनतम करना और संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखता है। एक कच्चे माल के पुनर्निष्कर्षण, लैंडफिल कचरा और दहन को कम करके और पुनः उपयोग, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करके ऊर्जा की खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। सर्कुलेटरी गैप रिपोर्ट
2021 के अनुसार वैश्विक स्तर पर 39% तक कमी यह उत्पादन के अपव्यय को कम करता है और दक्षता बढ़ाकर लंबे समय तक चलने वाले मरम्मत योग्य और संसाधन कुशल उत्पादों के डिजाइन के माध्यम से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है। ठोस अपशिष्ट इसके अंतर्गत कचरा विनिर्माण, मलबा अपशिष्ट, उपचार संयंत्रों से निकला कीचड़ और औद्योगिक वाणिज्यिक खनन, कृषि कार्यों तथा घरेलू एवं सार्वजनिक गतिविधियों से निकलने वाले अन्य त्यक्त ठोस पदार्थ शामिल हैं। ठोस अपशिष्टों के अन्य स्रोत में नगरीय ठोस अपशिष्ट का वह प्रकार जिसमें रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कागज, खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक, कांच, धातु, रबर, चमड़ा, कपड़ा आदि शामिल होते हैं जिन्हें जनता द्वारा त्याग दिया जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट में ताप विद्युत संयंत्र, कोयला, राख, फ्लाई ऐश, कंक्रीट में फ्लाई ऐश सड़कों की आयु बढ़ाती है। एकीकृत लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का उत्पादन करती है। पोर्टलैंड सीमेंट, कंक्रीट, सड़क और रेलवे निर्माण और मृदा की कंडीशनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। एल्यूमीनियम, तांबा और जस्ता जैसे लौह उद्योग, लाल मृदा, ईंटें, हल्के एग्रीगेट, छत की टाइलों आदि निर्माण सामग्री के रूप में। चीनी उद्योग, प्रेस मड, मृदा कंडीशनर, मृदा उर्वरक के रूप में। लुगदी और कागज उद्योग, चूना मृदा, ईंटें, सीमेंट, अपशिष्ट, जल उपचार और कृषि मृदा में प्रयुक्त उर्वरक और संबंध उपयोग। जिप्सम, मृदा की क्षारीयता के उपचार के लिए प्रयुक्त। पोर्टलैंड सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी में प्रयुक्त। आवासीय और वाणिज्यिक अपशिष्ट इसमें खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक, कागज, कांच, चमड़ा, घरेलू सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर, बैटरी, पुराने गत्ते, इस्तेमाल किया हुआ तेल, लकड़ी, कार्डबोर्ड सामग्री आदि शामिल है। निर्माण और विध्वंसक स्थल इसमें इमारतें और सड़कों के लिए नए निर्माण स्थल, सड़क मरम्मत स्थल, भवन नवीनीकरण स्थल और भवन विध्वंसक स्थल शामिल है जो स्टील सामग्री, कंक्रीट और लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच के तार, गंदगी, कांच आदि जैसे ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट में अस्पतालों, जैव चिकित्सा उपकरणों और रासायनिक विनिर्माण से सिरिंज, पट्टियाँ, दस्ताने, दवाएं, प्लास्टिक, रसायन आदि जैसे ठोस अपशिष्ट शामिल होते हैं। ठोस अपशिष्ट का उपचार एवं निपटान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करने और इसका उपयोग और उसका उपचार करने तथा उन वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने की प्रक्रिया है जो कूड़ेदान में नहीं डाली जानी चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधियाँ। अपशिष्ट प्रबंधन विधियों में खुले में डंप विवरण, खुले क्षेत्र में छोड़ा गया अनुपचारित खुला अपशिष्ट। मुख्य विशेषताओं: अपशिष्ट का कोई उपचार नहीं, पर्यावरण के लिए खतरा। लैंडफिल, कचरे को जमीन में एक गड्ढे में डाला जाता है और लैंडफिल भर जाने के बाद इसे मृदा से ढक दिया जाता है। बाद में उपयोग योग्य भूमि जैसे कि पार्किंग स्थल, पार्क के रूप में विकसित किया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल, उचित अपशिष्ट रोकथाम के साथ लैंडफिल का अधिक स्वच्छ संस्करण। मुख्य विशेषताओं में नियंत्रण में महंगा, नियमित लैंडफिल की तुलना में अधिक नियंत्रित है। भस्मीकरण संयंत्र में कचरे को बड़ी भट्टियों में उच्च तापमान पर गलाया जाता है। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को जलाने से पहले अलग कर लिया जाता है। वायु और जल प्रदूषण, जहरीली राख पैदा करता है जिसका उपयोग संक्रामक कचरे के लिए किया जाता है।
पायरोलिसिस पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या नियंत्रित ऑक्सीजन के स्तर के साथ दहन, टार, अल्कोहल और ईंधन गैस जैसे उत्पादों का उत्पादन, भस्मीकरण के विकल्प के ये उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त होते हैं। प्लाज्मा गैसीकरण उच्च तापमान प्रक्रिया प्लाज्मा के साथ कार्बनिक अपशिष्टों को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित कर देता है। अकार्बनिक अपशिष्ट स्लैग बन जाता है। यह दहन की तुलना में अधिक सख्त विषाक्तता को कम करता है और तथा लैंडफिल से बचाता है। पुनर्चक्रण के लिए जैव खान अयस्कों और ठोस अपशिष्टों में से धातुओं को निकालने के लिए जीवाणुओं या कवकों जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। धातु पुनर्प्राप्ति के लिए पर्यावरणीय पुनर्चक्रण तकनीकी अपशिष्ट को विद्युत या ऊष्मा में परिवर्तित करता है। गीले कचरे से खाद या बायोमास बनाई जा सकती है। चूँकि सूखे कचरे को जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, अपशिष्ट की मात्रा कम करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अपशिष्ट उत्पादों की जिम्मेदारियां अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट को तीन धाराओं में अलग किया जाना चाहिए। गीला अपशिष्ट में सूखा अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जैसे डायपर, नैपकिन, सफाई एजेंट में खाली कंटेनर। अपशिष्ट हस्तांतरण अलग किए गए कचरे को अधिकृत कूड़ा बीनने वालों कचरा संग्रहकर्ताओं या स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता शुल्क और दंड अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क, कूड़ा फैलाने और कचरे को अलग न करने पर तत्काल जुर्माना, उपयोग किए गए सैनिटरी अपशिष्ट का उत्पादन, स्वच्छता अपशिष्ट जैसे कि डायपर, सैनिटरी पैड को निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या उपयुक्त पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए। सूखे या गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के डिब्बे में डाला जाना चाहिए। निर्माताओं और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारी डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे कि टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माताओं को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए स्थानीय अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निपटान जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जहां भी संभव हो परिसर के भीतर खाद्य या बायो मिथेनेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित और निपटान किया जाना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन अपशिष्ट कचरे को स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियमित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसियों को सौंप दिया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों या निर्धारित समय सीमा के भीतर अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए। अपशिष्ट से ऊर्जा को बढ़ावा देना ठोस अपशिष्ट आधारित अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन RDF संयंत्र में 100 किलोमीटर के भीतर सभी औद्योगिक इकाइयों को अपनी ईंधन आवश्यकता से कम 5% को अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन RDF द्वारा उत्पादित ईंधन से प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उचित सब्सिडी या प्रोत्साहन प्रदान करना। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुगम बनाना चाहिए तथा ऐसे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के लिए उचित सब्सिडी या प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। मानदंडों में संशोधन। लैंडफिल स्थल नदी में 100 मीटर, तालाब में 200 मीटर, राजमार्गों, बस्तियों और सार्वजनिक पार्कों, जलापूर्ति कुओं में 500 मीटर और हवाई अड्डों या वायु अड्डों में 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। खाद्य के उपयोग को बढ़ावा देना। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को शहरी खाद्य पर बाजार विकास सहायता प्रदान करनी चाहिए।
कृषि मंत्रालय को खाद्य के निर्माण या बिक्री तथा कृषि भूमि पर खाद्य के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट में प्रबंधन एवं लैंडफिल नियम 2016 1998 के नियमों में सुधार किया गया है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट में इसमें मानव और पशु शारीरिक अपशिष्ट तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं HCF में उपयोग किए जाने वाले उपकरण शामिल हैं। प्रमुख क्षेत्राधिकार अधिनियम अस्पतालों से परे स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों को कवर करते हैं, जिसमें टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर और शल्य चिकित्सा शिविर शामिल हैं। मुख्य विशेषताओं में क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग, दस्ताने और रक्त बैग को 2 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, स्रोत पर पृथक्करण में सुधार करने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट की पहल की 10 श्रेणियों के स्थान पर 4 श्रेणियां कर दी गई हैं। प्रयोगशाला अपशिष्ट में सूक्ष्मजीवी अपशिष्ट तथा रक्त के नमूने का मौके पर ही विसंक्रमण के माध्यम से पुनः पूर्व उपचार निपटान के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट बैग वाले बैग या कंटेनर के लिए बार कोड प्रणाली अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अस्पताल को सीधे या सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार निपटान सुविधाओं के माध्यम से प्रभावी निपटान के लिए तंत्र स्थापित करना होगा। प्रति माह 1000 या उससे अधिक रोगियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अस्पतालों को प्राधिकरण प्राप्त करना होगा तथा नियमों के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट को श्रेणियों से अलग करना होगा। अन्य उपाय में अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल WMC, विश्व बैंक और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली की सहायता से अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्कल छोटे या मध्यम औद्योगिक समूहों को उनके औद्योगिक संयंत्रों में अपशिष्ट को कम करने में मदद करता है, जिसमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय यह नीति पर्यावरण निगरानी में नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को भी मान्यता देती है एवं उन्हें नियामक प्रणाली को पूरक बनाने में सक्षम बनाती है। लक्ष्य जीरो डंप साइट स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य शहर के लगभग 15,000 एकड़ भूमि पर फैले 16 करोड़ मीट्रिक टन एम्प्टी पुराने अपशिष्ट डंप स्थलों का सुधार करना और नए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए शहरी परिदृश्य का कायाकल्प करना। खतरनाक अपशिष्ट में पर्यावरण में मौजूद यह निर्मुक्त कोई भी पदार्थ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के कल्याण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, यह निम्नलिखित में से एक या अधिक विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकता है: विषाक्तता, ज्वलनशीलता, संक्षारकता या प्रतिक्रियाशीलता, विस्फोटक, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP, पर्यावरण में बने रहने वाले रासायनिक पदार्थ खाद्य जाल के माध्यम से जैव संचयित होते हैं तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का जोखिम पैदा करते हैं। लंबी दूरी तक परिवहन की क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन एवं जैव संचयन की क्षमता के कारण ये रसायन वैश्विक चिंता का विषय हैं। सबसे आम तौर पर पाए जाने वाले स्थायी कार्बनिक प्रदूषक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक जैसे कि डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन DDT का प्रारंभ में व्यापक रूप से प्रभावी कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता था। बाद में इसे स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के रूप में पहचाना गया और सभी विकसित या विकासशील देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया। एंडोसल्फान, क्लोरोडेन
एंड्रिन और हेप्टाक्लोर कीटनाशकों लकड़ी के संरक्षक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में एंडोसल्फान के उत्पादन, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए। हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसे कवकनाशी भी कहते हैं, पॉलीक्लोरोरीनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबी, प्लास्टिक और विद्युत घटकों के जलने से मुक्त अत्यधिक तापमान और दबाव के प्रतिरोधी इसलिए कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर जैसे विद्युत उपकरणों के व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डाइऑक्सिन कार्बनिक पदार्थों को जलाने पर उत्पन्न होने वाले विषाक्त उत्पाद आदि, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनोक्लोराइड, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसे कि DDT। इसके उपयोगों में पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पॉलीमर का उत्पादन शामिल है। क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोइथेन और ट्राइक्लोरोइथेन, डीग्रीजिंग और डाई क्लीनिंग जैसे सफाई अनुप्रयोगों में प्रभावी विलायक के रूप में हेप्टाक्लोर एवं एंडोसल्फान, कीटाणुनाशकों के रूप में परफ्लोरोएल्काइन अम्ल PFAA। इसका उपयोग जल या दाग प्रतिरोधी कोटिंग और तेल प्रतिरोधी कोटिंग्स आदि में किया जाता है। इसका जीवन काल लंबा होता है और ये ग्लेशियरों में संग्रहित प्रमुख प्रदूषकों में से एक है। ये जैव अपशिष्ट नहीं होते हैं और कई जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों से होकर गुजरते हैं। ग्लेशियर झीलों में PFAA निर्मुक्त करते हैं। ग्लेशियर झीलों में PFAA निर्मुक्त करते हैं, जिससे मछलियों में PFAA का जैव संचयन हो सकता है। PFAS पीने के जल, भोजन और खाद्य पैकेजिंग सामग्री में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। PFAS पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं होते हैं। हिमालय में ग्लेशियरों में दुनिया भर के किसी भी अन्य ग्लेशियरों की तुलना में PFAA का स्तर अधिक हो सकता है। ऐसे दक्षिण एशियाई देशों दुनिया में सबसे प्रदूषित क्षेत्र से उनकी निकटता के कारण है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों का विनियमन नियम 2018 डाटा चालू है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज द्वारा अधिसूचित किया गया स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों का विनियमन नियम 2018 7 रसायनों के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्लोरोडेकोन, हेक्साब्रोमोबाइफेनिन, डिफेनिल ईथर और डिफेनिल ईथर वाणिज्यिक और ऑक्टा BFI, ब्रोमो डिफेनिल ईथर और पेंटाब्रोमो डिफेनिल ईथर वाणिज्यिक, BDE, पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेनिन और हेक्साक्लोरोबेंजीन
ब्यूटाडीन। खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में पीओपी पर स्टॉकहोम सम्मेलन। यह वर्ष 2004 में स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू की गई है। महत्वपूर्ण सूचीबद्ध पदार्थ में एल्ड्रिन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, एंड्रिन पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाल और डीटीटी। भारत ने 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की है। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत अनुलग्न ए समाप्त किए जाने वाले रसायन, अनुलग्न बी प्रतिबंधित किए जाने वाला रसायन, अनुलग्न सी अनजाने में उत्पादित और उत्सर्जित रसायन को न्यूनतम करना। स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए कॉप ने बिना किसी छूट के डिकोफोल को अनुलग्न ए में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। स्टॉकहोम सम्मेलन के अनुलग्न ए में शामिल PFOA को कुछ छूट के साथ सूचीबद्ध किया गया था। डाइकोफॉल यह एक ऑर्गेनोक्लोरीन एकारिसाइड है जिसका मुख्य रूप से कृषि फसलों जैसे कि फल, सब्जियां, कपास पर कीटों विशेषकर माइट्स को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे अब स्टॉकहोम कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 के तहत वैश्विक उन्मूलन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड PFOA, टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कुकवेयर में इस्तेमाल होने वाला बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक कैंसरकारी, यकृत विषाक्त, विकासात्मक और प्रतिरक्षा प्रणाली विषाक्त होता है तथा पर्यावरण, मानव शरीर में लंबे समय तक रह सकता है। खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार आवाजाही और निपटान व नियंत्रण के पर बेसल सम्मेलन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे वर्ष 1992 में विकसित देशों के अल्प विकसित देशों LDC में खतरनाक अपशिष्ट के हस्तांतरण को रोकने के लिए लागू किया गया था, जब तक कि कचरे को पर्यावरण में अनुकूल तरीके से पुनर्चक्रण या निपटान के लिए नियत न किया गया हो। बेसेल सम्मेलन 1995 में बेसेल प्रतिबंध संशोधन विकसित ज़्यादातर OECD देशों की सूची में खतरनाक अपशिष्ट को विकासशील देशों की ओर प्रेषित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें पुनर्चक्रण के लिए निर्यात भी शामिल है। अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, भारत, ब्राज़ील और मेक्सिको जैसे देशों ने अभी तक प्रतिबंध की पुष्टि नहीं की है। बेसेल सम्मेलन के लिए COP14 इसने प्लास्टिक कचरे को पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कन्वेंशन में संशोधन किया है। हालांकि अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन वे इस समझौते में शामिल देशों में प्लास्टिक अपशिष्ट नहीं भेज सकते हैं। भारत ने पहले ही देश में ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बमाको सम्मेलन यह अफ्रीकी देशों को एक संधि है जो अफ्रीका में किसी भी खतरनाक रेडियोधर्मी सहित अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाती है। यह सम्मेलन सर्वप्रथम वर्ष 1998 में आयोजित किया गया था। रॉटरडम सम्मेलन 2004 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडम सम्मेलन 2004 में किया गया। यह एक बहुपक्षीय संधि है और यह अभिसमय सूचना के स्वतंत्र आदान प्रदान को बढ़ावा देता है तथा खतरनाक रसायनों के निर्यातकों से उचित लेबलिंग एवं सुरक्षित हैंडलिंग का उपयोग करने व किसी भी ज्ञात
प्रतिबंध या रोक के बारे में क्रेता को सूचित करने का आह्वान करता है। इसके तहत सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र यह निर्णय ले सकते हैं कि संधि में सूचीबद्ध रसायनों के आयात की अनुमति दी जाए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह कन्वेंशन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट (PIC) प्रक्रिया को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न करता है। रॉटरडैम सम्मेलन के लिए COP9 दो नए रसायनों एसीटोक्लोर हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन HBCD और फोरेट को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिवार्य PIC पूर्व सूचित सहमति प्रक्रियाओं को सूची में जोड़ा गया है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC प्रक्रिया एक ऐसा तंत्र है जो कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सूचना साझा करने और प्रबंधित करने के लिए स्थापित किया गया है। जहाज़ों के पुनर्चक्रण पर हांगकांग सम्मेलन 2009। इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और बेसेल सम्मेलन के पक्षकारों के सहयोग से विकसित किया गया था ताकि जहाज़ पुनर्चक्रण से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके। इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि स्क्रैपिंग के लिए बेचे जाने वाले जहाज़ों में एस्बेस्टस, भारी धातु जैसे खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं। भारत द्वारा विनियमन उपाय